बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। और हम हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप जहां होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और आपके दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। और आज वैसे जब हम प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे थे तो मैं तालियां बजा रहा था और वो तालियां मैं अपनी को एंकर शहरबानो के लिए बजा रहा था। बेसिकली मैं इन्हें दाद देना चाह रहा हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं इनकी इस लगन को, जो अपने इस प्रोफेशन के साथ इनकी कमिटमेंट है। क्योंकि इनके गले में शदीद दर्द है, तबीयत ख़राब है, पर इसके बावजूद शहरबानो छुट्टी नहीं कर रही हैं और पूरे जज्बे के साथ, पूरी लगन के साथ ये सेट पर मौजूद है, काम कर रही है। तो करना पड़ता है। थैंक यू करना पड़ता है, इसके अलावा चारा कोई नहीं है। और मैं यही कहने लगी थी अजीम के मेरा गला जो है वो साथ नहीं दे रहा, तबीयत नासाज है। मैं पूरी कोशिश करूंगा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका भरपूर साथ दे पाऊँ, आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो आज हम प्रोग्राम के आगाज में ही एक और, जैसे रोजाना की बुनियाद पर हम कोई ना कोई अपनी ऑब्जर्वेशन अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उससे पहले आपकी बात का मैं जवाब ये देना चाहती हूँ कि चूँकि तबीयत बहुत नासाज है, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं अपना प्रोग्राम ना करूँ तो मज़ीद नासाज हो जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी फैमिली है, तो मुझे रोज़ आप लोगों से मिलना है और आप लोगों के साथ बैठ के बात करनी है और यहाँ पर आके प्रोग्राम करना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम किए बगैर नहीं रह सकते। मैं उनमें से वर्कहोलिक हो गई हैं आप। यस, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब तबीयत खराब हो तो थोड़ा आराम करना चाहिए, कोई मसला नहीं होता इसमें। चले कोई नहीं, वीकेंड आ रहा है, आप आज के एपिसोड के बाद रेस्ट करें और अपनी मेडिकेशन करें। ज़रूरी है ना, ज़रूरी होता है काम करना। और ठीक है। अच्छा, वैसे कई बार शहरबानो को देख पता है ये चीज़ काम भी कर जाती है फेवर में। कई दफ़ा आप काम करते हैं तो आपको बीमारी महसूस नहीं होती। एग्जैक्टली। और मैंने ये भी देखा है कि जब आप खुद से उठ के हिम्मत करते हैं ना तो आपकी बीमारी आधी रह जाती है। मैं वही बात करूँ ना, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि जब आप बीमारी के बावजूद उठकर काम पर आते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर पैदा होती है। लेकिन अगेन वही बात है कि बहुत ज़्यादा बीमारी में आपको नहीं करना चाहिए, तब थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। लेकिन शहरबानो अगेन तालियां आपके लिए, क्या बात है, छा गई आप। थैंक यू सो मच। लेकिन दिल तो मेरा अब हुकूमत पे भी तालियां बजाने को करता है कि जो गर्मियों में लोड शेडिंग सुना था हम लोगों ने, भाई अब तो सर्दियों में भी लाइट नहीं आ रही। 1 घंटा लाइट आ रही है लाहौर में, 1 घंटा लाइट जा रही है, ना आप फोन चार्ज कर पा रहे हैं, ना आप कुछ तरीके से देख पा रहे हैं। तो पता नहीं क्या सूरत हाल है। लेकिन सर्दियों में लोड शेडिंग का एक मजा है कि आप अपने रजाई के अंदर, अपने कंबल के अंदर घुस के, क्विल्ट के अंदर घुस के आप मोबाइल यूज कर सकते हैं। फिर आप दूसरे वाले को मोबाइल चार्ज होगा तो यूज करेंगे ना भाई, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप घर वालों से बात कर सकते हैं। वो मैंने एक मीम पढ़ी थी फेसबुक पे कि आज 4 घंटे से लाइट नहीं आई, इंटरनेट भी बंद था, तो मैंने घर वालों से गुफ्तगू की, मुझे अंदाजा हुआ अच्छे लोग हैं यार। तो अपने घर वालों के साथ वक्त बिता सकते हैं आप देखिए, हम लाइट को तो लेके नहीं आ सकते ना, हम इसमें पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, हम इसमें प्रोडक्टिविटी ढूंढ सकते हैं, किस तरह से हम अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। इससे पॉजिटिविटी और इससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और क्या होगी कि हम इतनी बुरी खबर भी इतने अच्छे अंदाज में बता रहे हैं अपने व्यूअर्स को। और अच्छा, इस चीज से शोबिस की दुनिया में भी ना ये लाइट के सिलसिले में गाना बनाया गया। मैं वही बात करने वाला था कि ये सज्जाद अली, क्रिएटिविटी सिर्फ हम तक महदूद नहीं है, सज्जाद अली भी किसी से पीछे नहीं है। और उन्होंने एक गाना बनाया बदतरीन लोड शेडिंग पर, और वो गाना कुछ यूं अजीम, उन्होंने कहा मैं अपने टैलेंट का इस्तेमाल इस तरह से करता हूँ कि आवाम जो है ना वो उसके दुखों का मदावा भी हो जाए और मेरा गाना भी हो जाए। तो गाने के जो बोल है वो इस तरह से है कि लाइट आंदी है तो लाइट जांदी है, तो लाइट फिर आंदी है, लाइट फिर आंदी है तो कदी आंदी है तो कदी जांदी है, आंदी जांदी रहंदी है। तो इसमें लाइट आंदी की जांदी कहाँ था, मुझे समझ नहीं आई। वो आगे पीछे हो गया, हमने आपको अंतरा सुनाया, क्या पता मुखड़ा इसका जो हो वो लाइट आंदी है जांदी है। अच्छा, मुझे यहाँ पे कोई भी रोशन है दिल के तार समझ आइए, ये समझ नहीं आई लाइट आंदी है तो लाइट जांदी। यार जो मकसद था वो तो हमने अपने व्यूवर्स को बताया ना कि जब घर की लाइट नहीं होगी तो फिर दिल ही रह जाता रोशन होने वाला, तो वो रोशन है जी। और जो मोमबत्ती जला के जिस तरीके से हारमोनियम पे अपने जज्बात का इजहार किया, कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के, अपने लव्ड वंस के साथ बैठ के, अपने कवाली नाइट तो देखिए हम लोगों ने थोड़ी गजल नाइट, कवाली नाइट, कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं रात को जब लाइट जाती है। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, मोस्टली जगहों पर ऐसा हो रहा है। और कल हमारे एरिया में तो सुबह 9 बजे गई है और शाम 4 बजे आई है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा। ऐसा लग रहा है पत्थर के लाइफ में वापस जा चुके। ये तो शहरबानो अगेन आपको खराज तहसीन है कि लाइट जा रही है और आपको अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या इसमें ऐसी सूरत हाल है। क्योंकि लाइट जाती है वैसे ही बंदा, मेरी तबीयत खराब थी अजीम, और मैं चाहती थी कि कोई शोर ना हो, कोई टीवी ना चले, कोई चीज ना हो, मोबाइल की बैटरीज खत्म थी, सारे लोग चुप करके बैठे हुए थे और मैं सुकून से रेस्ट किया।
ये मुझे लग रहा है फिर आपके कोई सीक्रेट मैसेज पहुंचाया आपने, जो इस वक्त ये सूरत हाल है पूरे मुल्क में कि बत्ती नहीं आ रही। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं, एक और दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करते हैं। ये दिलचस्प जो है ना टंग ट्विस्टर है मेरे लिए, मैं हमेशा अटक जाता हूँ इसको। इंटरेस्टिंग न्यूज, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। 10 दफा बोले दिलचस्प। दिलचस्प खबर ये है कि अमेरिका के शहर लॉस वेगस में एक मुजरिम ने अदालत में खातून जज पर सजा सुनाने के दौरान हमला कर दिया और इस वाकये की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई है। जज मेरी ने जनाब मुलजिम को जब ये मुलजिम के खिलाफ ये फैसला सुनाया है, मुलजिम है जी ड्यू ब्राइडन, और उन्होंने तशद्दुद किया था, पुरतशद्दुद कार्रवाई के नतीजे में उनके खिलाफ ये सजा सुनाई गई है। सिलसिला है ना ये जो इनके खिलाफ जो सारा केस लड़ा जा रहा है, ये भी ओह माय गॉड। मेरी भी जब विजुअल्स पे नजर पड़ी मैंने कहा ओए होए, कहीं डिप्रेशन के मरीज या स्किज़ोफ्रेनिया टाइप चीज बीमारी में मुब्तला तो नहीं है जिस तरह से ये ऑब्वियसली वो पहले ही एक तशद्दुद के केस में वायलेंट शख्स है और वो पहले ही पुरतशद्दुद कार्रवाई के नतीजे में अदालत में खड़ा हुआ है और उसको ये सजा हुई है, फिर बैठ गई है। और जब उनको सजा सुनाई गई तो सजा का नतीजा ये निकला सजा सुनाने का कि भाईजान ये जो साहब हैं ये देखिए ये किस तरह से जंप किया उसने, और उसने जज के ऊपर ही हमला कर दिया। वैसे शहरबानो इंसाफ लेने के मुख्तलिफ तरीके ही नजर आ रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हमने वो मोहम्मद खातून नजर आ रही हैं, बुजुर्ग लग रही हैं, वो जो जज साहिबा हैं, तो उनकी क्या हालत हुई होगी, और वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहा, बहुत जोर से मारा है, और झंडा जो है अमेरिका का झंडा भी गिर चुका है। नॉट अ गुड प्रेसिडेंट, लेकिन हो गया है, लेकिन उसको भी पीछे मुक्के पड़ रहे हैं अच्छे खासे, वो देखो। हाँ, लेकिन उसको जो मुक्के पड़े हैं वो मैटर नहीं करते, जज साहिबा को जो मुक्के पड़े हैं वो मैटर करते हैं। नहीं, अब तो डबल सजा लगेगी, अब तो ज्यादा सख्त सजा इसको मिलेगी। और मैं तो शहरबानो आपको बताऊं कि इस इंसाफ लेने के जो अजीब अजीब तरीके सामने आ रहे हैं ना, इससे पहले अजीम मैं चाह रही हूँ फुल स्क्रीन में देखा जाए, मुझे नजर नहीं आया। ओह माय गॉड। अच्छा ये बैठी हुई है जज साहिबा, यहाँ पे वो अपना आर्ग्यू कर रहा है जज के साथ। अब वो मेरे ख्याल से इसके बाद वो सुना रही हैं, ये बिल्कुल वो फैसला सुना रही हैं इसके सजा का, और ये वो झपटा है। ओह नो, ये तो बहुत अफसोस की बात है, इस तरह का जो मामला है, वेरी बैड। जी बिल्कुल, ये नहीं करना चाहिए, और अब इन्होंने किया है जी अमेरिकी अदालत में, तो अमेरिकी जज के सामने ही किया है। कवानीन भी बहुत सख्त हैं और अब बड़ी सख्त सजा मिलेगी भी ऑब्वियसली। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस सोशल मीडिया पे देखे जिसमें जज को रेडिक्यूल किया एक दो बच्चियों ने, तो मौजिज जजेस डबल ट्रिपल कर दी सजा। मौजिज जजेस जो हैं उनकी इज्जत, उन्होंने तो आपके फेल पे फैसला सुनाया, आप उन पे इस तरह से नहीं कर सकते। अच्छा उसके बाद ये कि अगर जो मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है ना अजीम, उसमें ये कि अपनी फैमिली पे ये एक अरसे से इसी तरह से टॉर्चर और तशद्दुद कर रहा था, उनको इसी तरह से मारता था। ऑब्वियसली मेंटल डिसऑर्डर होगा, ये मेंटल डिसऑर्डर है, अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता होगा, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसे मसले होते हैं कि उनके खिलाफ कोई बात की जाए तो वो उनका रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो साहब हैं जिन्होंने जज पर हमला किया, ये भी उनमें से एक है, और वो बड़ी बुजुर्ग खातून है, उनके साथ इस तरह से किया। खैर सजा तो उसको मिल जाएगी, और वैसे भी अमेरिका में जो है निज़ाम इंसाफ बेहतर है। हाँ जी बिल्कुल जी। और आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएं कि शोबिस की दुनिया से खबर ये है कि जी अमेरिकी अदाकारा और गुलकारा हैं सेलिना गोम्स, उन्होंने करियर तब्दील करने का अब इशारा दे दिया है, और उनका नहीं जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। उनका ये कहना है कि उनकी जो अगली एल्बम आने वाली है वो आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप इतना डर रहे हैं भाभी से? नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो पहले बोल रहा हूँ मुझे पसंद नहीं। इसके अलावा मुझे काफी सिंगर्स पसंद हैं, मुझे एक्ट्रेसेस जो है इसलिए वो कह रही हैं कि अजीम को मैं पसंद नहीं हूँ, तो बस ये मेरी आखिरी एल्बम हो सकती है। हो सकता है कि मैं अपना जो सिंगिंग का करियर है हाँ, सिंगिंग का करियर वो अपना खत्म कर रही है, और मैं आगे एक्टिंग में, इससे पहले भी पिछले साल भी उन्होंने ये कहा था कि मैं एक्टिंग की जानिब ज्यादा मेहनत करना चाहती हूँ, ज्यादा अपना जो ध्यान है उस तरफ लगाना चाहती हूँ। और ये शहरबानो सिंगिंग भी क्विट इस वजह से कर रही हैं क्योंकि वो कह रही हैं कि मुझे उस तरह से पजीराई नहीं मिल रही, और उनको पसंद नहीं आ रहा, लोग पसंद नहीं कह रही हैं कि इससे पहले कि मजीद बिस्ती हो तो मैं गाना ही बंद कर देती हूँ और अदाकारी पे फोकस करती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा फैसला है सेलिना गोम्स के लिए, बेस्ट विशेस, गो फॉर इट। इनका गाना भी था ना बेबी काम डाउन। अच्छा तो वो अब वो अच्छा काम डाउन है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अच्छा इन्होंने गाया? अच्छा मुझे भी नहीं पता, ये उसके ऊपर तो वैसे इंस्टा मीम्स बनी है काफी। मैंने भी सुना हुआ है और सुनने में आया कि इनका है गाना, वायरल तो अच्छा खासा हुआ है वो गाना, लेकिन बात वही है कि जी सेलिना गोम्स ने अगर ये फैसला किया, कुछ सोच समझ के फैसला किया, थोड़ा सा काम हो जाए, हो सकता है कि आप आगे कामयाब हो जाएं और बहुत आगे बढ़ें, तो चलता है, कोई नहीं। कंप्यूटर की दुनिया आ गई अब तो, वैसे भी कोई भी आवाज़ बना के आपको गाना भी गा सकता है। मेरी आवाज़ में कोई भी आपको पैगाम आ सकता है, अजीम राना की आवाज़ में कोई भी बोल सकता है, तो नॉर्मल सी बात हो चुकी है एआई की वजह से। तो आपको बताएं कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते हैं तो बरसों से एक ही कीबोर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर दहाइयों बाद पहली बार
माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से कंप्यूटर कीबोर्ड में तब्दीली की जा रही है और माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने पर काफ़ी काम किया जा रहा है और ये कंपनी 2024 में कंप्यूटर्स को AI से लेस करना चाहती है। इसीलिए नए लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स जो है वो कंप्यूटर के लिए भी लाए जा रहे हैं और कीबोर्ड में भी एक बटन का इजाफा किया जा रहा है, तब्दीली की जा रही है। आइंदा चंद माह में अगर आप नए या विंडोज़ को इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर में, लैपटॉप में ख़रीदेंगे तो वो AI से मिलती जुलती होंगी और जो आप कीबोर्ड लेके आएंगे उसमें एक नया बटन होगा और वो बटन जो है वो कीबोर्ड, जी बिल्कुल, उसे को पायलट की का नाम दिया गया है। और जो आपने देखा होगा कि कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट की के साथ एक विंडोज की होती है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है। उसकी जगह ये को पायलट की अब आएगी, विंडोज 11 में ये यूज की जाएगी और जब नए कीबोर्ड्स आएंगे उनके अंदर ये बटन होगा। इसका मकसद ये होगा जनाब के जैसे चैट बॉट्स तो अब मेरे ख्याल से सारे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, इससे काफी एफिशिएंसी भी बढ़ी है। चैट जीपीटी की तरह से काम करेगा, चैट जीपीटी की तरह बिल्कुल ये चैट बॉट काम करेगा। वो जब आप बटन प्रेस करेंगे उस को पायलट का तो वो एक्टिव हो जाएगा AI सिस्टम जो है उस कंप्यूटर का, और फिर आप जो जानना चाहते हैं आप वो बोलेंगे और वो चैट जीपीटी की तरह सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ले आएगा। तो ये इजी कर रहे हैं जी सारी सिचुएशन को। ये अजीम, ये वाली इन्फॉर्मेशन तो सामने आ गई है। अब हम कुछ इलेक्शंस की और मुल्क की सियासत की इन्फॉर्मेशन सामने लेके आते हैं, बात करते हैं सियासत में भी AI आ रही है। अलग तरह से आनी भी चाहिए। 8 फरवरी को तकरीबन 34 दिन बाकी हैं और ROs के फैसलों पर ट्रिब्यूनल्स में समाअत जारी है। इंतखाबी अमल तो आगे बढ़ रहा है मगर मुल्क में वो इंतखाबी माहौल देखने में नहीं आ रहा जो पिछले साल देखा या उससे इलेक्शंस में या उनसे पिछले इलेक्शंस में देखा। तो माजी के इलेक्शन पहले हम देखते थे कि बड़ी गहमा गहमी होती थी, अभी तक किसी जमात की बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं हुई। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अहम केसेस पर समाअत भी हो रही है। ताहयात नाअहली और बनने की वापसी समेत अहम मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर बैठेगी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार PJ मीर साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। PJ मीर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल जी ठीक, थैंक यू वेरी मच। आप सुनाएं, ठीक है? जी बेहतरीन। मीर साहब आप भी यकीनन ये लाइव हेयरिंग सारी सुन रहे होंगे, रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली का जो केस है उस पर। तो क्या लग रहा है जिस तरह से मौज़िज़ जज साहिबान के रिमार्क सामने आ रहे हैं, कोई बड़ा फैसला मुतवक्के, कोई तारीखी फैसला आ सकता? देखें जी, तारीखी फैसला आए या ना आए, अजीम आपने ये चीज देखनी है कि आप अपना मजाक कितना उड़वा रहे हो। आप नेशनल इलेक्शन एक इस्लामिक मुल्क आप करवा रहे हो और उससे पहले कोई इधर जा रहा है, कोई ट्रिब्यूनल में जा रहा है, कोई इलेक्शन कमीशन के आगे जा रहा है, कोई कोर्ट्स के आगे जा रहा है, कोई अपने जो ग्रीवेंसेस हैं वो टेलीविजन पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमने अपने आप को, मैं कह रहा हूँ, बदतरीन मजाक उड़ा कर रख दिया आपने। ऑनेस्टली आपने इतना अपने आप को गंदा कर दिया है इन इलेक्शंस के लिए कि आई डोंट थिंक एनीबडी विल बी एक्सेप्टिंग दीज इलेक्शंस। ये पॉलिटिकल पार्टीज कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये फार्सिकल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक तो नंबर 1, ये इलेक्शंस अगर आपने फेयर करवाने, इसका एक सोल्यूशन है। इसको अगर तो आप, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको किसी को परवाह नहीं है, तो अगर आप कहते हैं कि हर एक को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये आप कह लें बड़ी स्केप्टिकल है, ये बड़ी एप्रीहेंसिव है कि इलेक्शंस में होगा क्या, हमारे हलकों का क्या होगा। कल आपने बिलावल का सुना कि मुझे देखो जी पंजाब में नहीं इलेक्शन लड़ने दिया और मैं इधर बताऊंगा कि मेरे साथ इधर आके लड़ो इलेक्शंस एंड सो। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब आज कराची से लड़ रहे हैं, आई मीन आई डोंट नो व्हाट एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू प्रूव। ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है कि क्या है। हमें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, हमें डिलीवरेंस चाहिए। ये मुल्क डिलीवरेंस मांगता है, इट डजंट नीड स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ आपकी क्या है इस वक्त? आज मैं बार बार आपको रिपीट करके बताता हूं कि ये गवर्नमेंट जो इस वक्त है ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट है ये। और इंटरिम गवर्नमेंट जो होती है उस पर कोई तनकीद नहीं हो रही, हल्की होगी, थोड़ी होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज दे डोंट हैव द रियली द मैंडेट। अब जो आएगी उसकी आप जो ये क्लास लेंगे सारे बैठ के इलेक्शन के बाद, मुझे तो नहीं लगता ये अगली हुकूमत 1.5 महीना भी सरवाइव कर जाए। अच्छा, क्योंकि इतने आप हो जाएंगे और वो ब्लेम इन पर डालेंगे, नहीं जी आप आए थे, आपने तो करना है, वादे आप लेके आए थे, ये कोई नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अदलिया के लिए एक को अहल करना दूसरे को अहल करना मुश्किल होगा। नवाज शरीफ और बानी PTI जो है दोनों अहल होंगे या दोनों ही ना अहल होंगे? तो क्या लगता है आपको, -2 या +2 होने जा रहे? देखिए नाअहल आप क्यों कर रहे हैं, किसको क्यों कर रहे हैं आप? वो जो कह रहे हैं कि अगर
करना है तो दोनों को करो, तो एक को करना है, नहीं, दिस इज नॉट द वे। हम किसी को नाअहल क्यों करें, ये मुझे बताया, व्हाट इज द रीजन। अगर हम इतने ही सीधे हैं, देखें ना, हमने वो रद्द अमल इस्तेमाल किया है। मोटरवे पे आप चले जाएं कहीं भी, M2 या किसी पे भी, तो स्पीड लिमिट क्या है, 120 किलोमीटर। अच्छा, 126-27 पे, आप 25 पे भी आपको वो शायद छोड़ भी देते हैं, पूरी दुनिया होता है। 30 पे जाते हैं, आपको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं देखो जी मुझे क्यों पकड़ा है, और भाई रूल्स तो है ना, बिल्कुल। तो हम रूल्स तो फॉलो कर रहे हैं कहीं भी। हम तो कह रहे हैं उसके खिलाफ जो जजमेंट आई है, उसके फेवर में आई है, वो खराब है, मेरे फेवर में जो है वो अच्छी है। ये तो हमारा एटीट्यूड है। तो आप कह रहे हैं इस मुल्क को चलाना है हमने, ये मुल्क बड़ा मुश्किल चलेगा। और एक ही साहब एक और जजमेंट भी आई है। एक तरफ तो ताहियात नाअहली के मामले पर अभी हेयरिंग जारी है, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नैब से सजा याफ्ता शख्स है उसकी सजा 5 से 10 साल कर दी है। तो क्या लगता है कि नैब को इस वक्त सजा बढ़ाने की क्यों जरूरत पेश आई? अभी आप मुझे बताओ कि वो कहते हैं ना एडहोकिज्म पे हम चल रहे हैं, अगली कोई भी किसी के पास 2/3 आती है या कोई अलायंस बन जाता है, वो इसको खत्म कर देंगे। वो तो पहले ही बैठे नैब को खत्म करने के लिए। शाहिद खान अब्बासी कितनी देर के लगे हुए हैं कि नैब को खत्म करो, ये इट इज अ बारबैरिक सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द क्वेश्चन इज, जो मर्जी हो, आपको चेक एंड बैलेंस तो चाहिए, हर जगह चाहिए, लेकिन द क्वेश्चन इज एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉ। हम वो इसको क्यों नहीं करते? जो कोर्ट्स के डिसीजन आते हैं, किसी को कोई एक्सेप्ट नहीं होते, एक पार्टी को नहीं होते, दूसरे को होते हैं, जो कि नॉर्मल केस है। लेकिन इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट हमने अपने जुडिशियल सिस्टम का भी मजाक उड़ा दिया, हमने फौज का भी मजाक उड़ा दिया, हम अपने ब्यूरोक्रेसी का भी मजाक उड़ा दिया। तो करें क्या? एक ही तरीका है सर्वाइवल का अभी, वो है नेशनल गवर्नमेंट। आप नेशनल गवर्नमेंट की ना दें, क्योंकि मेजॉरिटी दी तो बेड़ा गर्क हो जाना है। आप नेशनल गवर्नमेंट दे, मिल के सारे काम करें, ताकि एक दूसरे पे तनकीद करने वाला कोई ना हो, क्योंकि एक पार्टी पर रहेगी, उसने छोड़ना नहीं है किसी को, ए बी या सी। सो इस लिहाज से हमें एक नेशनल कोहेजन मिलकर चलने चाहिए। वाली तो कुछ सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही। जो ऑपोजिशन लीडर इन सेनेट है उनकी जानिब से तो कोशिशें की गई कि बैकडोर डिप्लोमेसी को काम करे। हम तो वही है ना, आपने तो कहा बैकडोर डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 पे आप चले जाएं, वहां कोई नहीं बैठता। तो आपका जो अक्स है, आपका जो आईना है, वो रोड के ऊपर है, कि जिस तरह आप अपनी गाड़ी, ये मोटर बाइक और रिक्शा और ये साइकिल चलाते हो, दैट इज योर इंप्रेशन ऑफ योर पार्लियामेंट। ये उसी तरीके से मीर साहब, बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं अगर बल्ले का निशान ना मिला तो आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या इस तरह पीटीआई टफ टाइम देगी? बिल्कुल देगी। देखिए ना, आपने बड़ी कोशिश की एक जमाने में पीपल्स पार्टी को आउट करने की, आपने कोशिश की PMLN को निकालने की, आज कोशिश है इसको, ये जो है तहरीक इंसाफ, इसको निकाल। व्हाई आर पीपल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉट पाकिस्तानी? डिक्लेयर कर दे कि नॉन पाकिस्तानी है, थ्रो देम आउट, दैट्स इट। वो भाई सब एक है। हम एक दूसरे पावर स्ट्रगल पे क्यों करते हैं? बिल्कुल। आपने कैलिफेट्स नहीं देखा क्या हुआ हमारे कैलिफेट्स का? आपने ऑटोमन एम्पायर का नहीं देखा? हर एक ने कहा नहीं तुम आ जाओ, ले जाओ, लेकिन मेरी हुकूमत को रहने दो। हमने हर जगह यही देखा है, और यही वजह है डिक्लाइन ऑफ द इस्लामिक लॉ और इस्लामिक सिविलाइजेशन पीछे गई है, क्योंकि हर एक को अपनी पावर की पड़ी हुई है, कौमी पावर की नहीं है। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की मीर साहब आपने कि हर एक को अपनी पावर की पड़ी हुई है, बल्कि हमें चाहिए कि मिलके जो है वो तमाम मामलात को लेकर आगे चलें और आम आदमी तक जो है वो उसके जो मसाइल हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। व्यूअर्स, तो बात करते हैं खेल की। खेल के मैदान से खबर ये है कि सिडनी टेस्ट के तीसरे रोज़ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला जारी है। टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 313 रन बनाकर आउट हुई थी, लेकिन दूसरी इनिंग्स में कैंगरूज बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम बैक किया उन्होंने और कौमी टीम के सामने डटकर खड़े हैं। स्टीव स्मिथ को मीर हमजा ने आउट किया, जबकि मानस लबुशेन सलमान आगा की गेंद का शिकार हुए। इस वक्त सिडनी में शाहीन और कैंगरूज के दरमियान ये ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। तो मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए बात करेंगे। स्टेडियम में मौजूद है स्पोर्ट्स तज्जियाकार सनाउल्लाह बताइएगा अभी मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और कौमी टीम के हौसले कितने बुलंद हैं? जी बिल्कुल, अभी टी ब्रेक खत्म हुआ
हुआ है और अब लास्ट सेशन चल रहा है टेस्ट मैच का, आज तीसरे रोज का, और 289 पर 6 आउट थे। अब पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा चैलेंज मिचेल मार्श है कि अगर उनको आउट कर लेते हैं, अच्छे उनको पहले एक चांस मिल चुका है, एक्चुअली में 2 चांस मिले, एक में साइमन यूबन का कैच ड्रॉप किया, एक में वो आउट थे मगर उन्होंने रिव्यू लिया तो वो नॉट आउट करा पाए। तो अब एक मिचेल मार्श की विकेट ऐसी है कि अगर वो खड़े हो जाते हैं और वो क्योंकि खेलते भी थोड़ा तेज हैं तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और पाकिस्तान की सबसे स्ट्रैटेजी भी ये होगी कि मिचेल मार्श को किसी तरह से आउट करें और बाद में उनका सारे के सारे बॉलर्स ही बच जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान 15-20 का एडवांटेज भी ऑस्ट्रेलिया ले लेता तो पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा, क्योंकि 4th इनिंग में जाके फिर ऑस्ट्रेलिया को ही बैटिंग करनी है और यहाँ पर जितना टर्न मिल रहा है सिडनी में अभी भी तीसरे रोज में, तो पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिल सकता है यहाँ पर। अच्छा सनाउल्लाह, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम की जो स्ट्रैटेजी है सो फार वो कितनी कामयाब है, और क्या लगता है कि पाकिस्तान जो एक लंबा इंतजार करना पड़ा है पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर फतह अपने नाम करने के लिए, 28 साल का ये इंतजार है, ये खत्म होगा आज? देखिए ये शायद एमसीजी में भी खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के पास 3 बार ऐसे मौके मिले जब पाकिस्तान मैच जीत सकता था। खैर वो स्टोरी खत्म हो गई कि पाकिस्तान वो मैच हार गया। तो अब सिडनी में पाकिस्तान के पास चांस यही है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा एक क्रिएट हुआ है कि हम मिचेल मार्श को आउट करते हैं, 15-20 का एडवांटेज भी मिल जाए तो पाकिस्तान को इसलिए एडवांटेज मिलेगा कि पाकिस्तान ने फिर बैटिंग करनी है और फिर आखिरी रोज जो बैटिंग करनी है वो ऑस्ट्रेलिया को करनी है, सेकंड बैटिंग जो उन्होंने करनी है। तो वहां पर पिच में पाकिस्तान को स्पिनर्स में थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है। तो एक चांस जरूर यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है कि पाकिस्तान जो 95 में आखिरी बार इसी ग्राउंड में सिडनी में ही जीता था और वहां पर भी बाय द वे मुश्ताक अहमद मैच थे, वो भी एक स्पिनर्स थे, तो स्पिन जो है वो थोड़ा सपोर्ट मिलता है। और इससे क्या पहले लगता है कि मुश्ताक अहमद की जादूगरी तो चल गई थी और 1995 में, अभी कोई ऐसा क्रिकेटर है जिसकी जादूगरी चले? देखिए इस पाकिस्तान टीम में एक बड़ी मजे की चीज नजर आ रही है। हम चूंकि जब डे ऑफ होता है ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्रिकेटर आता है जिसने परफॉर्म किया हो, तो हमें डेली में नया नया फेस मिलता है। कभी आमिर जमाल मिलते हैं, कभी मिलते हैं, कभी शफीक मिलते हैं, कभी मीर हमजा मिलते हैं। तो कुल मिला के सब मिलके खेल रहे हैं, आप किसी एक को नहीं कर सकते। देखिए हमने शाहीन अफरीदी को भी रेस्ट करा दिया ना पाकिस्तान टीम ने, इनको लगता है कि दूसरे ले सकते हैं। तो मुझे जब पाकिस्तान का ये टूर शुरू नहीं हुआ था तो मुझे डर ये लग रहा था कि हम शायद एक इनिंग्स के गैप से हारेंगे। किसी को भी नहीं लग रहा था कि टीम पाकिस्तान इस तरह की फाइट करेगी। मैं अगेन कहूंगा कि एमसीजे का पाकिस्तान के पास ब्राइट चांस था, वो मैच जीत सकते थे और आइए फाइनल टेस्ट हो रहा होता और पाकिस्तान किसी तरह से सीरीज की तरफ कर सकता था। मगर 2 गलतियां हो रही हैं, एक ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे और दूसरा पाकिस्तान कैचेस ड्रॉप कर रहा है, जो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को उसमें काफी एडवांटेज मिल रहा है। अच्छा, ये जो डेविड वार्नर ने खैराबाद का है टेस्ट क्रिकेट को, तो हमने देखा कि कौमी टीम ने भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, इनकी खिदमात के बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए डेविड वार्नर जो हैं यहाँ पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाजा ने जो उनके पार्टनर ओपनर्स हैं तो बड़े इमोशनल थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बोला कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बड़ा इमोशनल हूँ कि उनके बगैर मैं अब ओपन करूंगा। और बहुत डिस्कशन यहाँ पे चल रही है, बड़े इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि वार्नर की जगह पे किस ओपनर को एक्चुअल में आना चाहिए। तो ये भी इनकी डिस्कशन है। आपको शायद याद होगा कि मैच शुरू होने से पहले उनका एक बैग गुम हो गया था, तो बहुत कंपेन यहाँ पे चली कि उसमें उनका टेस्ट कैप था और थी, तो बड़ी कंपेन चली कि उनको बैग वापस मिले। और अगरचे एक रोज पहले उनको वो बैग उनका वापस मिल भी गया। तो यही शान मसूद से भी क्वेश्चन हुआ कि उनका बैग गुम हुआ, तो शान मसूद ने मजाक से कहा कि कंट्री वाइड सर्च होनी चाहिए डेविड वार्नर के बैग के लिए कि वो बैग अच्छा सनाउल्लाह, तो ओवरऑल सिचुएशन बताएं, कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ पर, जो शायकीन क्रिकेट है वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? वेदर का बताएं, क्या सिचुएशन है? देखें अभी तो सूरज निकला हुआ है, मगर सिडनी के वेदर पर ज्यादा भरोसा यहाँ पे किया नहीं जाता, क्योंकि सुबह जब सेशन शुरू हुआ था तब बहुत क्लाउडी वेदर था, सूरज निकला है, कभी भी बारिश हो। मगर यहाँ पर अभी 2 रोज बाकी हैं, आज का एक आखिरी सेशन जो टी के बाद शुरू हो चुका हुआ है वो बाकी है। तो अब उम्मीद तो कर सकते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैच होगा ये वाला, और बड़ी खुशी होगी अगर पाकिस्तान यहाँ पर जीते। सिचुएशन है, मैच हमारे हाथ में है। देखिए मैच दोनों की तरफ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मिचेल मार्श की विकेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में आमिर जमाल ने आखिर में आकर जो बारी खेली थी वहां से पहले से थोड़ा दूर हुआ। तो यहाँ पे टेस्ट में यही होता है कि सेशन टू सेशन चलना होता है। यहाँ पे इस सेशन में अगर पाकिस्तान अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेता है तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग में अगर 250-300 रन भी कर लेता है तो ऑस्ट्रेलिया को चौथी इनिंग में जाके वो चेस करना है, जो उनके लिए आसान नहीं होगा इस पिच के ऊपर। तो सनाउल्लाह, आमिर जमाल का भी आपने जिक्र किया, उनकी परफॉर्मेंस को बड़ी पजीराई मिली है सोशल मीडिया पर, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एक अच्छा प्लेयर मिला है पाकिस्तान को, एक अच्छा ऑलराउंडर। देखिए आमिर जमाल के साथ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादती की। उनको जब पाकिस्तान टीम श्रीलंका गई थी टेस्ट टीम तो उसमें शामिल किया, मगर फिर एशिया कप में उनको शामिल नहीं किया, वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया और फहीम अशरफ को किया था। तो उस पर बड़ी तनकीद हुई थी उस वक्त के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक पे कि आपने फहीम अशरफ से निकालना क्या है। देखिए अब वो सीनियर जरूर हैं, अब यहाँ पर पर्थ में वो मैच खेले, उसके बाद आमिर जमाल जब से खेल रहे हैं वो टीम का एक
एक पक्का हिस्सा बन चुके हैं। बल्कि यहाँ पे डिस्कशन ये भी हो रही है कि हारिस रऊफ जिन्होंने कहा कि वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, उनके लिए दर्द सर बन सकते हैं आमिर जमाल, क्योंकि वो T20 में भी हैं। हाँ और जी, हो नहीं बिल्कुल। सकता कि वो टेस्ट में इतना अच्छा खेल रहे हैं तो अब उनको T20 में अब चांस नहीं देंगे, उनको T20 में भी चांस देंगे। तो किसी ना किसी की बॉलर के सर पे बैठेंगे वो आमिर जमाल, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। और एनर्जी लेवल उनका आप चेक करें, जो किसी भी दूसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर से आपको ज्यादा ही नजर आएगा, बड़ा एनर्जेटिक Very होकर वो nice. सब चीजें। और उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस से जो है वो करके दिखाया बिल्कुल, भी है, साबित अपना भी आप किया मनवाया भी है। और उस दिन बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, जैसे सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़ा पसंद भी किया कि वहाँ पर डट कर खड़े रहे और अच्छा परफॉर्म किया। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह, आप हमारे साथ थे और ऑस्ट्रेलिया स्टेडियम में मौजूद सिडनी में, और हमें मैच की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। बेस्ट विशेस है हमारी टीम के लिए। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ये मैच जीतेंगे हम लोग, और जो एक टूना हमारे पे हुआ है वो तोड़ेंगे हम लोग 28 साल से 12 जी। तो आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहर कायद की। वैसे तो कराची के शहरियों को कई मसाइल का सामना है, मगर शहर भर में आवारा कुत्तों की भरमार ने शहरियों की जिंदगी और मुश्किल कर दी है और जीना मुहाल कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में कुत्ते के काटने के जो केसेस सामने आए हैं वो 42,000 से जायद हैं और इनमें 10 अफराद को मौत भी वाक़ हो चुकी है। तो शहर में रेबीज केसेस की बढ़ती वजह क्या है और इंतजामिया इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची से सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं शुएब बर्नी। शुएब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शुएब, ये बताइएगा कि एक साल में 42,000 कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद है ये केसेस की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सिर्फ अगर जो 5 रोज कबल जो साल खत्म हुआ है सन 2023, उसकी अगर मैं बात कर लूँ तो सिर्फ कराची के जो एक प्राइवेट अस्पताल है जो कि फलाही अस्पताल है, इंडस अस्पताल, वहाँ पे सिर्फ कुत्ते के काटने के 16,000 पेशेंट्स को मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 6 अफराद की अमवात भी हुई हैं। अगर पूरे कराची की बात कर लूँ, वैसे तो अब सिंध हुकूमत ये आदादोशुमार छुपाती है, कुत्ते के काटने के आदादोशुमार वो मीडिया नुमाइंदगान को देती नहीं है, और उसको उन्होंने एक नया डाटा की शक्ल में जारी करना शुरू करा है, जिसमें वो तमाम जानवरों के काटने का डाटा होता है, जिसमें स्नेक बाइट भी है, डॉग बाइट भी है, और जो दीगर जो कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, कोई जहरीला जानवर है वो काट लेता है, उनके आदादोशुमार वो जारी करते हैं। तो वो जो आदादोशुमार उन्होंने जारी करे वो 50,000 से जायद थे कराची शहर में गुज़िश्ता बरस में। लेकिन क्योंकि सिंध हुकूमत पे हमेशा से ये सवाल होता है कि यहाँ कुत्ते की काटने की वैक्सीन नहीं है, कराची समेत जो पूरा सूबा सिंध है वहाँ कुत्ते के काटने के बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। अच्छा, कराची के 4 बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे कुत्ते के काटने की वैक्सीन की शॉर्टेज भी रहती है के सरकारी सतह पे है। उसके बाद जब मैंने आपको ये बताया, जो कोरंगी में वाक़ इंडस अस्पताल है जो कि एनजीओज के तहत चलता है, फलाही इदारे के तहत चलता है, वहाँ पे सिर्फ 16,000 लोगों को कुत्ते के काटने की वजह से पहुंचाया गया। तो एक साल के दौरान कराची शहर में ये बहुत बड़ा फिगर है। और कराची में वाज़ेह रहे कि जो पेशेंट्स आते हैं वो सिर्फ कराची शहर के नहीं होते, वो पूरे सूबे के पेशेंट्स होते हैं, उनमें बलूचिस्तान इतनी बड़ी तादाद रिपोर्ट हो रही है, इतने नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई सीरियस एफर्ट नजर नहीं आ रही है हुकूमत की जानिब से इसे कंट्रोल करने के लिए? देखिए, हम अगर गली मोहल्लों की बात करें तो कुत्तों को पकड़ के जिस तरह से उनकी नसबंदी की जाती थी उस तरह का सिलसिला अब इस वक्त नजर नहीं आ रहा। कुत्तों के हवाले से कराची में मुख्तलिफ प्राइवेट एनजीओज काम कर रही हैं, मैंने उनके दफातर भी देखे हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर है। जितना बड़ा कराची शहर है, अगर 3-3.5 करोड़ इसकी आबादी तस्वुर की जाए, और फिर इससे मुल्का जो इलाके हैं, सुपर हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, और जो कच्ची आबादियाँ गोट हैं, तो वहाँ तो कोई कुत्ते को पकड़ने के लिए मैकेनिज्म नहीं है। जो महकमा बल्दियात है, जो इसको पहले केएमसी कहा जाता था, उसके अंदर जिसमें मेयर कराची भी आते हैं, अगर उनकी फोर्स में मिला ली जाए तो वो कराची में कुत्ते पकड़ने के लिए नाकाफी है। शुएब, हमने कुछ अर्सा पहले एक वाकया भी देखा था कि एक माँ जो है उसके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और वो बेलकता हुआ इस दुनिया से चला गया था, और वीडियो जो थी ना वो वायरल हुई। उसके बाद एक्शन लिया गया था और उसके बाद वैक्सीन्स भी आ गई और गवर्नमेंट अस्पताल में भी बड़ा कुछ होने लग पड़ा कि जी अब कुत्ते के काटने की यानी रेबीज की जो इलाज है, जो इसकी वैक्सीन है, वो इंजेक्शन है, वो सबको दिया जाएगा। अब फिर से कुछ सालों के बाद हालात वैसे ही नज़र आ रहे हैं। तो कोई इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई उनके सर पर जूं रेंग रही है या फिर वैसे ही बैठे हुए हैं?
देखिए, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मसला है। कराची में छोटे बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं और कुत्ते आके उनके ऊपर हमला आवर होते हैं और एक तरह से उनको भंबोड़ देते हैं। ऐसी फुटेजेस हमने देखी हैं कि 6-6 कुत्ते, 5-5 कुत्ते बच्चे के ऊपर हमला आवर होते हैं और उसको काट लेते हैं। अगर सूबा सिंध में गुज़िश्ता बरस के सिर्फ मैं जो आपको कुत्ते के काटने के पूरे सूबे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कराची की नहीं, 56,000 से ज़ायद रिपोर्टेड केसेज़ हैं जो कि सिर्फ कुत्ते के काटने के हैं, पूरे सूबा सिंध में इससे ज़ायद। और ये डाटा बहुत कम मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि डाटा छुपाया जा रहा है, डाटा मीडिया से शेयर नहीं किया जा रहा, सिर्फ कुत्ते के काटने का। उसमें दीगर जानवरों के काटने का डाटा शामिल करके उस डाटा का नंबर ज़ाहिर किया जाता है क्योंकि इस पे काफ़ी मुख्तलिफ सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल करती हैं। इस पे मुख्तलिफ मीडिया फोरम्स में भी बात होती है और जिस तरह आज आप लोग अपने मॉर्निंग शो का इसको हिस्सा बना रहे हैं। तो देखें, हर हुकूमत इलेक्शन में वोट लेने तो शहरियों से जाती है, वो अपने शहर के लोगों को देती क्या है? आप मुझे बताएगा सुबह कोई सिंध कुत्ता में मार सिर्फ मुहिम चलाई कराची जा रही है शहर या में उनको न्यूट्रल करने के लिए कुछ किया जा रहा है, कोई मंसूबा सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल ये कुछ अरसे के लिए होती है और महज दिखावा की हद तक होती है। 4-6 सुजुकियों में कुत्तों को भर के शहर से बाहर सुपर हाईवे पे ले जाके छोड़ दिया जाता है। उनको जाल से जो बल्दियात के या जो स्वीपर्स होते हैं महकमा केएमसी के, वो पकड़ते हैं, उसकी मीडिया में फुटेज बनवाते दिखावे हैं, के लिए खबर ये जारी मुहिम चलाई जा रही है। शुएब बर्नी, लेकिन वो वक्त पर मैं जांच माजरत होते के हैं, साथ वहां से जाते भी तो जाते मैं कुत्ता चाहता वापस हूँ आ कि एक जल्दी से आप इस बात का भी जवाब दे दें कि आवारा कुत्ते वहीं पर हैं, वैक्सीन है नहीं और दिखावे की सिर्फ मुहिम है, तो फिर ऐसे में शहरियों के पास क्या ऑप्शन बचती है? देखिए, शहरियों के पास तो यही है कि वो अपनी एहतियाती तदाबीर करें, गली में बच्चे को अकेला ना छोड़ें, साथ में पेरेंट्स हों। अगर बच्चा खेल रहा है तो कोई उनकी निगरानी के लिए गली का कोई चौकीदार या कोई बड़ा बुजुर्ग वहाँ बैठ जाए ताकि अगर कुत्ता हमलावर हो तो बचाया जा सके। क्योंकि हुकूमत तो देखें बिल्कुल, गली गली हुकूमत के को चाहिए कुत्ते वो नहीं काम पकड़ करे, सकती लेकिन उससे कराची में। पहले शहरी भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। शुएब बर्नी, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आ चुके जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हर जुम्मे के जुम्मे हमारा बड़ा ही खुसूसी सेगमेंट होता है कुरान और साइंस के नाम से। इससे पहले जो गुज़िश्ता हमारा एपिसोड था उसमें हमने जाना था कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि दज्जाल कैसे आएगा, उसकी निशानियाँ क्या हैं और उसका जो खरूज है उस वक्त कैसे हालात व वाक़यात होंगे। तो आज हम उसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल जी, कुरानिक स्टडीज़ के स्पेशलिस्ट जनाब अब्दुल सलाम आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं सबसे पहले सर आपको। जी बहुत शुक्रिया मैडम। और ये बताएं कि दज्जाल जब आएगा, एक तो आएगा कैसे और दूसरा आते ही सबसे पहले काम क्या करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। पिछली दफ़ा हमने एक हदीस स्टडी की थी जी तमीमदारी वाली, जी, तो उस हदीस पे रूह से और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी हदीस थी, हमें पता चला कि दज्जाल एक शख्सियत ज़रूर होगा है। और एक सिस्टम के ऊपर आएगा। अब वो जो तमीमदारी वाली हदीस थी उसके आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जुमले इरशाद फरमाए जो बड़े ख़ास अहमियत के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शाम के समुंदर में नहीं है, अच्छा, वो यमन के समंदर में नहीं है, वो मशरिक में है, वो मशरिक में है, वो मशरिक में है। मशरिक। 3 दफ़ा फरमाया। अब शाम का समंदर जो है वो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, ठीक है, और जो यमन का समंदर है वो रेड सी है। मीनिंग देर भाई वो मेडिटेरियन सी में भी नहीं है, वो रेड सी में भी नहीं है। तीसरा मशरिक की तरफ है, तो मशरिक की तरफ चूंकि वो तमीमदारी को एक जजीरे में मिला था, तो मीनिंग देर भाई वो समुंदर के किसी जजीरे में है, तो अरेबियन सी आ जाता है। ओ, तो उस हवाले से 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि तमीमदारी को वो मिला इस तरह के तमीमदारी तूफ़ान में फंसे थे, उस तूफ़ान में कोई पोर्टल खुल गया और तमीमदारी किसी और टाइम की किसी और डायरेक्शन में चले गए जहां वो उससे उसकी मुलाकात हो गई। अच्छा, क्योंकि इस वाक़े को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि तमीमदारी के वाक़े को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंडोर्स किया है। उनकी इंडोर्समेंट का मतलब है कि ये वाकई हक है और ये सच हुआ है। तो उसके मुताबिक एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई पोर्टल खुल जाए। मैं उस पर इतना कायल नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो हमें दूसरी दुनिया से आने जाने के मशरकैन और मगरबैन के रास्ते मिलते हैं, वो ये पॉसिबिलिटी तो है कि वो दज्जाल वहाँ से निकल आए, लेकिन अगर तमीमदारी के लिए इस दुनिया में दूसरी दुनिया में जाने के लिए पोर्टल खुलता तो उन्हें मगरिब में जाना पड़ना था। सही। ये एक थ्योरी है जो कुरान से डेरिवेट किया है कि जी मशरकैन क्या है, मगरबैन क्या है, कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए आपको मगरिब की तरफ जाना पड़ता है और उस दुनिया से
इस दुनिया में आने के लिए मशरिक की तरफ आना पड़ता है। तो मैं 5% का लेता हूँ कि कोई पोर्टल खुला होगा, मैं उसको फिजिकली लेता हूँ कि वो दजाल दुनिया में उस वक्त मौजूद था। अल्लाह बेहतर जानता है, मेरी एक अपना एक एनालिसिस है, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सच हूँ, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है, फिर मैंने जियोग्राफिकल सर्च जो की कि अरेबियन सी में मशरिक, मदीना से मशरिक की तरफ हम मूव करते जाएं तो दो चीज़ें हमें कॉमन देखनी पड़ेंगी। एक ये कि एक कोई ऐसा जजीरा हो, दूसरा उस जजीरे के ऊपर एक मंदिर हो, दैर का लफ्ज़ हदीस में यूज़ हुआ, और तीसरा वहाँ औरत के मौजूद होने का जो है ना जी वो निशानी हो। क्योंकि उस हदीस में ये बयान किया गया कि जसासा टाइप की मिली एक औरत जिसको ने कहा मैं जसासा हूँ, और उसके बहुत ज़्यादा बाल थे। अच्छा। अब ये तीनों चीज़ें सिर्फ एक जजीरे में कोइंसाइड कर जाती हैं आके, और बदकिस्मती से या खुदकिस्मती से वो पाकिस्तान का जजीरा है। अच्छा। और वहाँ पर ऐसी मखलूक कोई है? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा जो है उसका नाम है एस्टोला। जजीरा हफ्त कलार भी उसे कहते हैं और एस्टोला भी कहते हैं। वो सबसे बड़ा जजीरा है जो पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है। उसके ऊपर 2000 साल पुराना एक मंदिर मिलता है। अच्छा। उसके रिमेनेंट्स आज भी मौजूद हैं, और कार्बन डेटिंग से उसकी जो डेट निकाली गई है वो 2000 साल पुरानी है। मीनिंग देयर बाई के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 500-600 साल पहले वो मंदिर स्टैब्लिश था। और वो मंदिर मंसूब है काली माता के नाम पे। ठीक है। अब अगर आप काली माता की आप स्टडी करें जो हिंदुओं की देवी है, तो उसके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। वो आप आज भी किसी मंदिर में चले जाएं, काली माता की तस्वीर देखें ना, तो इतने बड़े बड़े बाल हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस बहुत बड़े बड़े हाथ और 5-6 हाथ और बाल बहुत ज़्यादा है। तो उससे ये कोइंसाइड कर रही है। इसका एक और सबूत इस तरह की मखलूक होने का मैं आपको देता हूँ कि जब मक्का फतह हुआ तो खालिद बिन वलीद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जाओ और लात का मंदिर जो है ना उसको मस्मार कर दो। लात का मंदिर मक्का और ताइफ के दरमियान में था। तो खालिद बिन वलीद वहाँ गए, उन्होंने वो जो वहाँ पुरोहित वगैरह बैठे थे उनको मार दिया और मंदिर को थोड़ा बहुत मस्मार कर दिया। वापस आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, वापस जाओ और उसको पूरा मस्मार कर दो, उसका नामो निशान मिटा दो। तो खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं जब दोबारा गया और मैंने जब उसका नामो निशान मिटाया तो वहाँ एक इंतहाई बदसूरत काली औरत निकली जो ज़ाहरन औरतों की तरह थी लेकिन इंसानी मखलूक नहीं लग रही थी। तो उसने चीख से मुझे डराना चाहा, लेकिन खालिद बिन वलीद कहाँ डरता था। उसने फिर कहते मैंने जब उसको कत्ल किया तो इतना खून निकला कि रेतली ज़मीन होने के बावजूद वहाँ एक छपड़ी सी बन गई खून की, इतना खून उसमें से निकला। तो मैंने वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया तो उन्होंने कहा हाँ अब काम मुकम्मल हुआ है, यही तो लात थी। अच्छा। ठीक है। इसका मतलब है कि इस तरह की मखलूक़ात जो है वो शैतान की वो एग्जिस्ट करती हैं। अब वो काली माता जिसको हिंदू कहते हैं वो अगर वहाँ थी और दजाल था तो अब वो कहाँ गया? मेरा ख्याल है कि उसके बाद जब उसका राज आश्कार हो गया तो फिर उसने अपनी पोजीशन जो है ना वो चेंज कर ली। अब्दुल सलाम साहब, हम चाहेंगे अपने व्यूवर्स को हम ये भी बताएं कि ये आपका एनालिसिस है इस हवाले से कि काली माता के साथ ये 3 चीज़ें सर मिली। हाँ, 3 चीज़ें मिली ना सर। एक मंदिर होना ज़रूरी है उस जजीरे पे, एक वो जजीरा मदीना से मशरिक की तरफ होना ज़रूरी है, और नंबर 3 वहाँ खातून औरत टाइप एक मखलूक होना ज़रूरी है। तो ये तीनों आके कोइंसाइड कर जाती हैं एस्टोला जो है ना आइलैंड के ऊपर। वो आज भी मेरा मतलब है आप देख लें कि गूगल पे स्टडी कर लें तो आपको पता चल जाएगा काली माता का मंदिर है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले साल मोदी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि मैं वहाँ जाके 10 दिन इबादत करना चाहता हूँ। अच्छा। ठीक है। ये पिछले साल का वाक़या, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया था। तो वैसे अभी वो आबाद है? मतलब नहीं, अभी उस पर एक मस्जिद बनी है, मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाई है जिसको वो खिज़र अलैहिस्सलाम की मस्जिद के नाम से याद करते हैं समुंदर के हवाले से। बाकी और कुछ नहीं है, गैर आबाद जजीरा है। अच्छा, अब वो चलें ठीक है वो जहाँ भी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जब निकलेगा तो शाम और इराक के दरमियानी इलाके से निकलेगा। अस्फहान के 70,000 यहूदी उसके साथ होंगे। बिल्कुल। और वो सबसे पहले आके जो है वो नबूवत का दावा करेगा। तो अब्दुल सलाम साहब, अब खुदाई का दावा बाद में करे। अब वो नबूवत का जब दावा करेगा तो उसके बाद क्या होगा क्या कि वो एक ह्यूज चैरिटी चलाएगा।
हाँ, पूरी दुनिया में नंबर बना Charity। चैरिटी करेगा और लोगों के दुख दूर करेगा, और वाकई करेगा, हकीकतन करेगा। मसलन अगर कोई औरत उसके पास पैसों आएगी, से। वो कहेगी मेरा मियाँ 15 साल से बीमार है, ठीक कर है, देगा। तो वो उसको ठीक कर देगा। कोई औरत आएगी, वो कहेगी मेरे औलाद नहीं होती, उसको वो औलाद कहेगा मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ। यहाँ तक कि लोग उसके पास आएंगे कि मेरा भाई फौत हो चुका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो कहेगा मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात करो, जिंदा कर देता हूँ उसको। अब्दुल सलाम साहब, अब ये वाला मौजज़ा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मुंसलिक है जी कि हाँ। वो मुर्दों को तो एक हदीस मैंने आपको पिछली दफा सुनाई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो ईसा के पीछे जी पीछे जी चल रहा बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो काम ईसा करते थे वो जरूर करेगा और उनसे एडवांस जाएगा, ईसा से एडवांस जाएगा। और उसके बाद फिर वो दूसरी स्टेज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पहले नबी होने का दावा करेगा और जान लेना कि मैं आखिरी नबी हूँ। अपनी उम्मत को बता के गए कि कोई भी दावा करे नबूवत का तुमने नहीं मानना। फिर उसके बाद वो रब होने का दावा करेगा। रब अब मैं यहाँ थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ कि एक गलत फहमी है हमारे यहाँ कि हम खुदा, रब, अल्लाह एक ही लफ्ज़, एक ही मतलब में लेते हैं। समझते हैं सब एक ही। हाँ, खुदा तो है ही नहीं ना जी। खुदा नाम की कोई चीज़ इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करती। ये अच्छा। पर्शियन लिंग्विस्टिक करैक्टर था जो हमारे इधर अजमी अरबों में आ गया, मुसलमानों में आ गया। जो दुआ में कहते हैं अरब या में आज तक खुदाया। खुदा नहीं आया, ठीक है ना खुदाया। जी। अरबी ज़बान में खुदा का लफ्ज़ ही नहीं है। सही। अल्लाह और रब सही। दो लफ्ज़ हैं। अल्लाह इलाह उसको कहते हैं आप जिसके कानून के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उसके सामने झुकते हैं, वो अल्लाह है। वो अल्लाह है। और रब वो है जो आपको इकोनॉमिक्स मुहैया करता है, जो आपकी रोजी देता है। अब वो अल्लाह का दावा नहीं करेगा। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कहा उसे कहा कि वो रब होने का दावा करेगा। अब वो आपकी इकोनॉमिक्स पे कंट्रोल कर लेगा। और उसके आने की एक बहुत खूबसूरत हदीस है बुखारी में कि वो जब आएगा उसके आने से 3 साल पहले कहत होगा, टोटल कहत होगा। और वो कहत जो है उसमें वो जब आएगा तो वो फिर लोगों को इंसेंटिव देगा कि फसलें उगाएगा, लोगों की मवेशी जो है वो मोटे ताज़े हो जाएंगे मौजज़ात दिखाएगा। और लोग उसको मानते चले जाएंगे। अब आखिर में मैं आपको एक बड़ी हैरानकुन बात बताता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ओहद के पहाड़ के पीछे उतरेगा। इसका एग्जैक्ट इंग्लिश तर्जमा ये है कि ही विल लैंड बिहाइंड द ओहद। तो वहाँ पे लैंड, एयरपोर्ट बन चुका है। लैंड। और वहाँ पर आपने बताया था आज कि अब अगर आप देखें तो ओहद के पहाड़ के बिल्कुल पीछे एयरपोर्ट बन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदीना का काम कर रहा है। अल्लाह अकबर, मैं अपने नबी की सदाकत पे अशश कर उठा, यकीन करें सुभान अल्लाह। कि ऐसा खूबसूरत लफ्ज जो बिल्कुल मैच कर रहा है। ही विल लैंड बिहाइंड द ओहद, ओहद के और पीछे से। ओहद के पीछे एयरपोर्ट है। दूसरा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम उसको लुद पे कत्ल करेंगे। लूद लुद के मकाम पे बी बिन गोरियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसराइल का जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लुद के मकाम पे है। और उसका रनवे बाबे लुद जो एक साइन है वहाँ पे, वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर अवे है। लूद जगह है इजराइल के अंदर, ठीक है जी। वहाँ भी आज एयरपोर्ट बन चुका है। अब इसका मतलब ये है कि मतलब जो दज्जाली निज़ाम है। टेक्नोलॉजी यूज कर रहा जी, हूँ। जी। पहली बात ये है कि वो हाई सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करेगा। वो यूज कर रहा होगा ट्रैवलिंग के लिए। ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि दोनों जगह पे लैंडिंग का है उसका और दोनों जगह पे एयरपोर्ट बन चुके हैं। मीनिंग देयर बाई के वो हवाई एयरपोर्ट से ही। लैंडिंग कर इसका रहा मतलब पोर्टल से नहीं आएगा। जी। वो नहीं, एंट्री तो पोर्टल से होगी, लेकिन बाद में जो दुनिया में वो जो कुछ कर रहा होगा वो एयरपोर्ट से वो एयरपोर्ट से कर रहा होगा। इसी यानी टेक्नोलॉजी को यूज करके कर रहा होगा। अब दूसरी बात ये है कि वो जब आपकी इकोनॉमिक्स को कंट्रोल कर लेगा तो फिर आप हर बंदे को, हर कबीले को, हर शहर में वो ये दावत देगा कि मुझे रब मानो, अदरवाइज फिनिश। और बकायदा लोग फिनिश हो जाएंगे। जन्नत और जहन्नम नबी अपने सल्लल्लाहु हाथों अलैहि में वसल्लम ने फरमाया कि उसके साथ जन्नत भी होगी, उसके साथ जहन्नम भी होगी। उसकी जो जन्नत होगी वो दरअसल जहन्नम होगी, वाह और उसकी जो जहन्नम होगी असल में वो जन्नत होगी। बेशक। और उसकी पहचान नबी, 2 बड़ी पहचानें बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो बड़ी ही कॉमन सेंस की हैं, बड़ी ही कॉमन सेंस बच्चा की कैसे हैं। जा सकता है? मैं बचने की तरफ आता हूँ जी। पहली पहचान कर लें कि एक ये कि तुम अपने रब को इस दुनिया में नहीं देख सकते। ये कोई भी कहेगा मैं रब हूं तो मैं नजर नहीं आ तो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस जिंदगी में अपने रब को नहीं देख सकते, मौत के बाद देख सको। वाह वाह वाह,
एक तो ये पहचान, दूसरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो काना होगा, उसकी एक आंख होगी, एक बंद होगी और एक उभरी हुई होगी, बिल्कुल ठीक है, और तुम्हारा रब काना नहीं है। ये दो निशानियां कि अब मेरी उम्मत फौरी समझ जाए। माथे वाली आंख वाला कुछ नहीं, नहीं, माथे वो कई वाली लोग कहते हैं आंख वो में नहीं, आंख होगी। ये इतना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक प्लेन होगी जगह, बिल्कुल एक अंगूर की अंगूर की तरह होगी। तरह उभरी होगी। अब थोड़ा सा सवाल मैं आखिर में अपने नाजरीन के लिए छोड़े जा रहा हूँ। जी सर आखिर में बस बता दें हमें एक आखिरी बात, बचना कैसे है उससे। बचना सर मेरा अगली सेगमेंट में हम आएंगे, सूरह कहफ के जरिए बचना है। ठीक है। सूरह कहफ को हम मुकम्मल पढ़ेंगे डिफरेंट सेगमेंट्स में। लेकिन आखिरी बात जो मैं आपके नाज़रीन के लिए एक सवाल छोड़ा जा रहा हूँ, आप सब के लिए भी एक छोड़े जा रहा हूँ। $1 का नोट उठाइए जी, उसके बैक पे देखिए एक पिरामिड की तस्वीर है और उसके ऊपर एक आंख है, जी, वन आई सिंबल। ठीक है। इस पे गौर करें मुसलमान, मैं कुछ नहीं कहता, कोई कंक्लूजन अभी नहीं देता, अपने आखिरी सेगमेंट में इसका कंक्लूजन दूंगा। लेकिन मैं नाजरीन के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि वो ज़रूर इस पे गौर करें, नोट उठाएं, देखें पिरामिड जो है उसका क्या तल्लक है अमेरिका के साथ, वो तो मिस्र में है, और एक आई का क्या तल्लक है अमेरिका के साथ, और क्यों उन्होंने अपने नोट के पीछे इसको छुपाया है, ठीक है। ये एक बहुत अलार्मिंग फैक्टर है, इस पे जरूर गौर करें, हर मुसलमान गौर करे, और फिर हम जाएंगे कि उसको बचा कैसे जा सकते। जी बिल्कुल, अगले सेगमेंट में हम सूरह कहफ को शुरू करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि फिर उम्मत ने दजाल से बचना कैसे, किस तरह से, और जो हमारी नस्लों के लिए बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, और बड़ा अब तो हमारा ऑडियंस से ज्यादा मुझे लग रहा है इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है इस सेगमेंट के दौरान। हम वेट करेंगे जी नेक्स्ट सेगमेंट के लिए। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करेंगे सर्दियों की नायाब सौगात पंजीरी और हलवाजात की, जिन्हें सर्दियों में इंतहाई शौक से खाया जाता है। लजीज होने की वजह से ज्यादातर लोग इसे हलवाई की दुकानों से खरीद कर, जबकि बाज़ लोग अपने घरों में भी ये बनाते हैं और फिर मजे से खाते हैं। तो ये सौगात इंसानी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है और इसके क्या नुकसानात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट है ज़ैनब गोंदल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। लग भी रही है माशाल्लाह से, Thank you so much. सेहतमंद लग रही है, अल्लाह सेहतमंद ही रखे। आमीन आमीन। अच्छा, मौसम सरमा में लोग ज़्यादा पंजीरी खाना पसंद करते हैं, इस तरह की चीज़ें, दाल टुकरी, पंजीरी, ये सेहत के लिए कितनी खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, अच्छी है या नुकसानदेह? जैसे ही नवंबर से मार्च का सीजन होता है ना, उसमें हम वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं सूप्स के लिए, पंजीरियों के लिए, हलवाजात, गरम चीज़ों के लिए, क्योंकि जिस्म एक गरम रहता है, स्टोर्ड रहती है एनर्जी। लेकिन अगर हम इसके फ़ायदे और नुकसान की बात करें तो पंजीरी, हलवाजात, पहली चीज़ ये बने किस तरह से हैं उस पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, आपने उनको कितना कंज्यूम किया है ये उस पर डिपेंड करता है। अब ये मैं अगर कह दूं कि पंजीरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप आज घर जाएं, 1 किलो पंजीरी आगे रखें और आप खा लें, और कल आप मुझे कहें कि मुझे तो डायरिया हो गया या मेरा पेट अपसेट हो गया, तो आपने तो कहा था कि डॉक्टर साहिबा की बहुत अच्छी होती है, तो मेरे लिए तो वो अच्छी नहीं रही। अब इसमें जहाँ से हमने उसको सोर्स किया है, अगर आप उसको किसी ऐसी दुकान से ले रहे हो जहाँ पे आपको नहीं पता कि कौन सा तेल, कौन सा ऑयल, क्या चीज़ उसको बनाने में इस्तेमाल हुई है, हाथों ने कितना और कितनी सफाई ने अंदर अपना रोल प्ले किया है, ऑफ कोर्स ये एक फैक्टर है जिसको बनाई जाए जायके फिर अहमियत नहीं ना आंदे जरा मेहनतें करनी पड़ती है। नो ये नहीं चाहिए वो जायके हमें। नहीं, ये एक फैक्ट है, और इसको अगर हम जितना जल्दी और जितना एफिशिएंटली समझ लें उतना बेहतरीन है। आप जब घर पे बनाते हैं, आपकी माएँ, नानियाँ, दादियाँ या आप खुद भी बनाते हैं, आप सबसे पहले देसी घी सोर्स करते हो कि बेस्ट हो, इसका अच्छा है, इसका अच्छा है, फिर आप जो है वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन पे जाते हैं। अगर हम पंजीरी, पिन्नी, किसी की भी बात करें, हलवों की बात करें, जितने नट्स, जितने सीड्स, जितने हमारे पास हम इकट्ठे कर सकते हैं ना चीज़ें, हम वो सारी की सारी उनमें डालते हैं। अब आप ये देखिए, एक बाउल जीरी का ले रहे हो, हलवे का ले रहे हो, वो डेली बेसिस पे भी लेने से आपका वजन नहीं बढ़ेगा, बल्कि फायदे क्या होंगे आपके लिए? जो आपके बाल गिर रहे थे वो गिरना बंद हो जाएंगे, जो आपकी स्किन पे डलनेस आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी बॉडी जो एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स से डेफिशिएंट हो रही थी, आपको नहीं पता था वो क्या है, वो भी फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे। तो जरा बेस्ट टाइम क्या है इसके इनटेक का और तरीका कार क्या है खाने का? अच्छा, मुझे जो इसका बेस्ट इनटेक लगता है ना
नहीं लाइक तरीका कार ये है। साथ कोई और हाँ, चीज क्या चीज होनी हाँ, चाहिए, साथ क्या किस चीज तरह होनी से कंज्यूम, चाय बिल्कुल नहीं मांग रहा होनी है चाय। चाहिए। नहीं तरीका कार बता रही हूँ ना ऐसे करके। कैफीन जो है वो हिंड्रेंस कॉज करती है एब्जॉर्प्शन में। अगर आपने इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करानी है तो आप इसको गर्म दूध के साथ बिल्कुल ले सकते हैं। दूध नहीं लेकिन पिया जाता। कोशिश देखिए, दूध जो है उसको अगर आप ये सोच लें कि हम दवाई ही खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दवाई भी तो लेते हैं ना, तो आप दूध को उस तरह से ले लें। नहीं तो दूध के अंदर जब आप हल्दी, जाफरान, अपने नट्स डाल लें, उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लें, तो वो एक बड़ा मजे का टेक्सचर देना शुरू कर देता है। ओके। अब माओं को ये अक्सर कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, और वो उसमें बहुत सारे डिफरेंट मशरूबात लाल नीले पीले डाल के उनको देती हैं, चीनी डाल डाल के देती हैं। इन सब से क्या ही बेहतर हो कि हम अपने बच्चे को दूध में खजूर डाल के दें। बॉईल कर रहे हो आप, बच्चे का दूध गर्म करो, उसके अंदर 1 से 2 खजूरें डाल दो, उसको अंदर ही मैश कर दें। अच्छा। अब वो बच्चे के लिए एक तो फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगी, उसकी हड्डियां बहुत अच्छी मजबूत करेगा ये दूध जो होगा उसके लिए। और आप बचपन से ही बड़े भी उसको पी आदत सकते हैं? डालो। बिल्कुल, बड़े भी पी सकते हैं, बड़े बूढ़े, बूढ़ों के लिए तो स्पेशली ये बहुत अच्छा है। एक कि आप खजूर, इसको 2 पिएं। खजूर, 1 गिलास। अगर तो आपको वजन बढ़ाने या कम करने का कोई इशू नहीं है, आप मेंटेनेंस पे हैं, तो आप 2 खजूरें भी ले सकते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप बगैर बलाई वाले दूध के 1 खजूर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है 4 से 5 खजूरों पे भी जा सकते हैं, ओके। क्योंकि ये एक बेहतरीन जो है ना नुस्खा है। शुगर्स का मिक्सचर बन जाता है, और आप उसको जब अपनी बॉडी में डालते हैं तो बड़ा हेल्पफुल होता है आपके गट को ग्रो करने के लिए। अब जब हम बात कर ही रहे हैं कि नट्स और सीड्स और इन चीजों की, तो उसमें अलसी की पिनिया बड़ा रोल प्ले अलसी कर की रही होती पिनिया, है। यस, और चावल की पिनिया। चावल की पिनिया, अच्छा ऑनेस्टली चावलों की पिनियों में एज सच कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, अच्छा। अनफॉर्चुनेटली। मैं लेकिन बड़े ज्यादा लोगों का मजा दिल जो है ना तोड़ रही वो हूँ, चावल मजा की आता है। पिनियों का आता है। अच्छा, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपसे जरा दोबारा सवाल जरूर, करती हूँ, लेकिन बताते अपने नाज़रीन को कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है, और आप सवालात पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और मसाइल भी बता सकते हैं। कंटिन्यू। अच्छा, अब जो चावलों की पिनिया है, मुझे खुद बचपन से बहुत ज्यादा पसंद थी, मैं खाती थी, लेकिन वही बात है जब बड़े हुए उसको स्टडी किया तो पता अलसी की नहीं चला। खाई जाती, चावलों के भी मजे आते। अच्छा, अलसी की पिन्नी बनाने वाले पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उसने किस तरह से बनाई। अब अगर मैं अलसी के फायदे आपको बताऊं तो आप आज से कच्ची अलसी वैसे ही पकड़ के खाना शुरू कर दें। अच्छा। अलसी के बेतहाशा फायदे हैं। अलसी की अगर मैं कहूँ कि आपके बालों को ग्रोथ देता है, आपका नेचुरल बोटॉक्स है, आपको किसी महंगे क्लिनिक जाके बोटॉक्स कराने की जरूरत नहीं है, यानी अपनी स्किन को पल्प कराने की, अपनी स्किन को ग्लो देने की कुछ एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। अलसी वो काम कर देगी। वाह। आप उसके अलावा अलसी को अपनी हड्डियों में यूज कर सकते हो, अपना वेट लॉस करने के लिए यूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ अलसी के और जो बेनिफिट्स में आता है वो ये आता है कि जिन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी हड्डियों की दर्दें, हाँ जी। हम अक्सर देखते हैं हमारी माएं और बड़े बूढ़े सब खा रहे होते फादर्स हैं। भी कह रहे होते हैं घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है। बिल्कुल। अब तो घुटनों कोलेस्ट्रॉल अब तो लेवल्स के जवानों लिए के भी घुटनों में दर्द है। एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत अच्छा अलसी मैनेज करती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड हाई रहता है तो आप अपनी डेली बेसिस पे अलसी को कंज्यूम करते हैं तो वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अलसी की तासीर गर्म होती है। यस। अब अलसी की तासीर अगर गर्म है, ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन सर्दियों में तो आप गर्म चीज कंज्यूम कर सकते हो। सिर्फ आप सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे? आप गर्मियों में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि तासीर गर्म है, तो वो ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट्स वही दे रही होती है जो आपने सोचे हुए होते तो ज़ैनब, ये अलसी का ऑयल यूज हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बुशरा फैसलाबाद से। बुशरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती, मैंने अपने बच्चों की पैदाइश के बाद ना मैंने वो पनीरी वगैरह नहीं खाई, अच्छा। तो वो अगर खाने से अगर बाल ठीक होते तो मैं कि नहीं। सवाल क्या है समझ नहीं आई, दोबारा से बताइएगा। आपने अपनी बेबी की बर्थ के बाद पंजीरी नहीं खाई, और उसके बाद बाल गिरना हेयर शुरू हो फॉल गए? बहुत हो रहा है। हाँ जी, ठीक तो है, मैंने पनीरी नहीं खाई तो मेरे अब ना बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। ठीक है, आपको बता दो। और अच्छा, इस चीज को, एक प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों को लगता है कि जो पंजीरी हमें बड़े बूढ़े खिला रहे हैं ना, वो सिर्फ आउट ऑफ टेस्ट खिला रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब आप एक प्रोसेस से गुजरे हो, अपने बच्चे की बर्थ से, पैदाइश से, आपकी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स थे, जितनी चीजें थी, वो Deficiency हो सब गई। निकल जाते हैं। आप सिर्फ चलता फिरता एक
स्ट्रक्चर बचते हो, आपने रिन्यू करना होता है अपनी बॉडी को शुरू से। अब आप चाहे वो यखनियाँ पी के कर ले, चाहे पंजीरी खा के कर ले, चाहे फ्रूट्स खा के। यानी ज़ैनब जो अम्मियाँ बातें करती हैं कि ये भी खाओ ये भी खाओ, वो सही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। आपने जब आपके पहले बच्चे की पैदाइश होती है तो उसमें जितना बचपन से लेके उस उम्र तक 25, 26, 27 नॉर्मली हमारे कंसेप्शन की एजेस होती हैं, तब 27 साल तक आपने जो खाया था वो बॉडी से निकल गया है, वाइप आउट। बिल्कुल। अब आप एक टोटल न्यू पर्सन हो। अपने बच्चे को जैसे आपने रीग्रो कराना हमारे है साथ ना। कॉलर है जी मारिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? जी बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का। बताएं क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हमारे मदर के दौर में जो है वो अलसी और ये पिनिया जो है वो प्रेगनेंसी के बाद दी जाती थी। अच्छा। और मैं तो बिल्कुल यंग हूँ, तो क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या हमें लेना चाहिए? इसके क्या इम्पैक्ट आएगा हेल्थ पे? बिल्कुल, मैं ये जानना चाह अभी रही हूँ। बता रही थी हमारी जी, जी। जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो बता रही थी कि बिल्कुल लेनी चाहिए, बहुत अच्छी है सेहत। अच्छा, अलसी खाने की कोई उम्र या नहीं कोई है। टाइम नहीं। अच्छा। आप अलसी की पिनिया हो, खाली अलसी हो, आप 1 साल के बच्चे को शुरू करवा सकते हैं। 1 साल के बच्चे को आप कैसे शुरू करा सकते हैं? आप पिन्नी जो बनी हुई है उसका छोटा सा पोर्शन उसके आगे रखें, वो उसको तोड़ के मसल के खाएगा, उसको आदत हो जाएगी और उसको वो अलसी की पिन्नी का टेस्ट बुरा नहीं लगेगा। आप अलसी की पिनिया जब बना रहे हैं, आप उसके अंदर थोड़ा सा आटा डाल सकते हो, आप अपना जो ये ओट्स मिलते हैं वो डाल सकते हो। अच्छा, ताकि वो बच्चों को दे कड़वाहट सकते हैं, खत्म हो जाए। मदर्स को प्रेगनेंसी के बाद बिल्कुल। अक्सर माएँ और सासें बना के देती हैं, बिल्कुल। तभी ज्यादा खिदमत की जाती है। Exactly. शुक्र है अल्लाह की जाती है। Exactly. क्योंकि आप खुद तो बिल्कुल लाचार होते हो, तो जो सही बात। बाकी बच्चे हैं आपके घर में मौजूद, आप उनको वो पिनिया बिल्कुल, खीर बना के बिल्कुल। देते हैं जिसमें के अंदर ये सब कुछ डाल के देते हैं, हाँ। बड़ी मजे की खीर होती उसके है। अंदर वो जो फूल मुखाने डल जाते अजीम हैं ना, जैसे वो देख रहे हैं कि मैंने मैं असल सुन में रहा हूँ कि क्या वो क्या अपने- लवाजमात ऐड किए जा रहे हैं आप बीच तैयारी में। कर ले मैं- बस। नहीं, वो अपने जो है ना वो उस फेज में चली गई है जब उनकी बेटी हुई है और वो सारा वो रिलेट कर पा रही है। बेसिकली इशू ये है। नहीं, वो जो जो इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही है ना, मेरे वो आंखों के सामने आ रहा है, मुझे पानी आ रहा है। अच्छा जी, ये कुछ ऐड करके बता। अच्छा, अब इसमें ये आता है कि हम लोग जो है ना वो जो खीर की आप बात करिए, उसमें जो फूल मुखाने ऐड होते हैं, बेसिक वो खीर का टेक्सचर उसको दे रहे हैं। हाँ, और बहुत मजा फूल आता है। मुखानों की अगर आप बात करें तो वो आप समझे कि आपकी हड्डियों से जितना अंदर- कैल्शियम उतर जाता है ना, वो उसको हाँ। वापस डिपॉजिट उसके कर अंदर कोकोनट भी होता है, हाँ। उसके अंदर बाकी नट्स भी होते अच्छा हैं, ज़ैनब, काजू भी यहाँ पर पाया एक जाता सवाल है। मेरा भी, जी, जी। मर्द हज़रात की सेहत पे भी रोशनी डालने कोई, और वो क्या खा सकते हैं उनको भी बताएं। अच्छा देखिए, मर्द हजरात जो होते हैं ना वो सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है? अच्छा। किसी भी एज पे, किसी भी टाइम पे। वो ज़कोटा जिन होते हैं, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं? एग्जैक्टली। अच्छा, अब उसमें ना जहां हम बात कर रहे हैं कि औरतों को मिल रही होती है, वहां ही साथ मर्दों को कहने की जरूरत फ्री नहीं मिल पड़ती। रही होती है। खुद ही मिल रही होती वो है और साथ-साथ वो खाई मतलब कितनी services, क्वांटिटी कितनी एक दिन में जो करते हो? खातून को दिया जाता है वो खातून से पूरा तो खाया जाता नहीं। Exactly. तो वो फिर उसके घर के जो मर्द हैं वो प्लेट enjoy साफ करते करते हैं। हैं। मैंने तो यही Exactly. देखा है। ये क्या बात हुई? और फिर उनकी फैट जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओपिनियन आया मेरे सामने, खवातीनो हज़रात, आई डिसएग्री विद दिस। अच्छा, बेसिकली पंजीरियों से हम अक्सर बात करते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का रीजन पंजीरी इटसेल्फ नहीं होती। अच्छा। रीजंस ये होते हैं कि आपने बहुत ज्यादा जो उसमें घी, ऑयल या मक्खन यूज किया है, आप उसको एक्सेस में बॉडी में डाल रहे होते हो। हाँ, जब आप एक्सेस करोगे किसी भी चीज की आप करोगे तो वो आपको तंग करेगी। वंस इन अ वीक खा दाल टुकड़ी जो बनाई जाती है, जिसको दाल भी जी, जी, कहते हैं, जी। फिर उसको टुकड़ों में बाद में जब वो सख्त हो जाती है तो फिर उसको हम ऐसे Pieces करते हैं और फिर करते हैं, उसको- फिर वो बड़े उसे हम मजे पतीसा से। नहीं कहते। नहीं पतीसा इज समथिंग एल्स। हाँ, दाल की जो टुकड़ी, ये बात करिए, हाँ, ये घर में बनती है बनती जिसमें दाल, बेसन देसी डाल के घी, उसके अंदर जो है ना घी, नट्स nuts, डाल के उसको बनाया जाता है। हाँ, आप बनाते हैं शुगर। घर पे? आप बनाते हाँ। हैं? तो लेके आए ना। जान, मैं आपके लिए लेके आऊंगी। मैं तो नहीं बनाती, लेकिन मेरी अम्मी बनाती थी और अब मेरे घर में मेरी भाभी बनाती है, तो मैं लेके आऊंगी। तो अब वो बहुत मजे की होती है। लाइक मेहमान जो भी आते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है कि सर्दियों में अगर आप उनको दाल मैं वही कह रहा हूँ कि लेकिन सेगमेंट के दौरान मैं एक आधी unfortunately- डिश अपनी तो पक्की करूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे रिवायती खाने थे ये कम होते जा रहे हैं और हम लोग इनको नहीं खाते और बॉडी ऑलरेडी जो है वो वीकनेस में इवन जा मेरे रही घर में होती है। मुझे कहा जाता है कि ये तुम खाओ, और बॉक्स में डाल के मेरे साइड टेबल पर रखा जाता है, तुमने खाना है। वो आप नहीं और खाती? नहीं खाती। वो अजीम। बॉक्स यहाँ लेके वो आया? खराब हो जाता है पड़ा। वो फिर जब खराब होने के करीब आता है ना, तो मैं अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ तुम खा लो। ये गलत और बात जो वो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं कि ये मैं खाऊंगा, मुझे दो। आई वाज लाइक क्या है ये लोग। अभी वही बात आप कर रही हैं कि आप एक मल्टीविटामिन कोई भी उसकी डब्बी खा लें या अपनी पंजीरी और उसको एंजॉय अब तो मैं उसको जरूर खाऊंगी। एग्जैक्टली। आप अगर फूल मुखाने का 1 कप अगर देखें, उसका
और आपकी जो आधी डब्बी के कम से कम तकरीबन 40 कैप्सूल्स जो आपको ताकत दे रहे होंगे, दे आर एग्जैक्टली द सेम। अच्छा ज़ैनब, जो ये पंजीरी बनाई जाती है ये देसी घी में अच्छा, ये सवाल पूछते हैं कि हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। शमीम अख्तर, शमीम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक बेहतरीन, हैं। बताएं जबरदस्त। क्या सवाल है आपका? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने आपने बात की थी फूल मखानों की अभी, जी जी। हाँ, तो मैंने पूछा कि फूल मखाने हड्डियों के लिए आप बता रहे हैं कि बेहतर है, तो मेरी हड्डियों का ही मसला है, कैसे हम यूज कर सकते हैं? ठीक ठीक है जी, ठीक है, अभी आपके ज़ैनब सवाल से का जवाब पूछते देते हैं। हड्डियों का फूल मखाने मसला जो है, आपने मुझे फूल मखाने कैसे इस्तेमाल कर सकते फूल मखाने जो है वो आप डिफरेंट तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको कैसे पसंद। सबसे पहली चीज तो आप फूल मखाने जो मिलते हैं अपनी सेल्फ फॉर्म में, आप उसको ड्राई रोस्ट करें, उसी के अंदर थोड़े से मिर्च मसाले डाल लें अपने, लेकिन बहुत हल्के से, और उनको आप एज अ स्नैक, जैसे बच्चों को चिप्स के तौर पे आप देते हैं, आप उनको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। नंबर 2 ऑप्शन इसका ये आ सकता है, जो आपका नट्स वाला डब्बा होता है सर्दियों में, आप उसी में इसको ड्राई रोस्ट करके डालें। इसको ड्राई रोस्ट करने का इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर आप वैसे ही इसको रखेंगे तो ये नरम हो जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको ड्राई रोस्ट करके अपने नट्स के साथ ही ऐड कर लें और डेली के खा ले 3 से 4 कम अज कम जरूर खाएं, ज्यादा से ज्यादा आप 10 तक भी जा सकते हैं। और अगर आपको बहुत मुश्किल होती है, कंज्यूम आप नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन मतलब नहीं है फूल मखानों को इटसेल्फ लेने का, उसका पाउडर बना लें। उसका पाउडर बना के आप अपनी जो डिफरेंट चीज़ें जैसे हमने डिस्कस की हैं, हलवे हैं, जैसे गाजर का हलवा बहुत कॉमन होता है, आप उसके अंदर ही डाल दें। गजरेला भी होता है। हाँ, वही गाजर का हलवा आ रहा है, गाजर की खीर आ रही होती है, उसके अलावा पेठे का हलवा, बहुत सारे हलवा जात आते हैं। गाजर की खीर को ना मोस्टली लोग गजरेला कहते हैं, और वो मोस्टली लोगों को नहीं पता। हाँ, मैंने इसीलिए जैसे वो जेहलम वाली पट्टी है ना, उधर उनको नहीं पता कि गजरेला होता है, वो गाजर के। हाँ, वो तो मैं भी ढूंढ रही हूँ कि बना के मुझे भी खिला दे, वो बहुत मेहनत वाला काम है। एग्जैक्टली, उसमें अम्मियाँ बहुत बनाती ज्यादा, हैं लेकिन टेस्ट बहुत ओह जबरदस्त। माय Taste गॉड, बहुत वो मैं जबरदस्त कहती हूँ है जी। गाजर का हलवा उसके सामने कुछ भी नहीं है। बस वो किस दिन हम लाइव शो पे खाएंगे ना, शायद बानो बना के लेके आएंगे, फिर हम बिल्कुल उसकी ठीक। सही तारीफ करके बताएंगे कि कैसा टेस्ट है ना। बहुत शुक्रिया आपके वक्त, Thank you आपने so सुनो much. पाकिस्तान को वक्त दिया। हाँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करेंगे, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, और अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, सुनो हमारी जान है पाकिस्तान। तो आज के इस सेगमेंट में हम आपको फैसल मस्जिद की सैर कराएंगे। आज हमने आपको फैसल मस्जिद की सैर कराई है। होपफुली आपने हमेशा की तरह हमारे इस सेगमेंट को खूब एंजॉय किया होगा, और वो तमाम खवातीन हज़रात जो अभी तक यहाँ नहीं गए हैं तो यहाँ पर जरूर जाएं। सभी गए हुए हैं मेरे ख्याल से, नहीं, कई लोग हैं ऐसे भी, ट्रिप्स में ले जाते होते हैं अभी भी सबको। पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं। हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे इस सेगमेंट का मकसद ही यही है कि हर घर बैठे मर्द और खवातीन जितने भी लोग इस सेगमेंट को देखते हैं, हम उन्हें थोड़ा सा जो है ना जोश दिलाएं कि जाएं, बाहर पाकिस्तान की निकलें, खूबसूरती के पाकिस्तान को बारे में एक्सप्लोर बताएं करें। कि आप जाएं, देखें, आपको पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, एंजॉय करें। तो आज के प्रोग्राम से हमें जी दीजिए बिल्कुल, आज इजाजत। के इस एपिसोड से इतना ही, हमें आप इजाजत दें। अगले एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी, नए मौजूआत के साथ, नए गेस्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ, लेकिन होस्ट यही होंगे। तो अपना और अपने प्यारों का तब तक ख्याल रखें, और मौसम सर्द है तो अपने आप को कवर रखें जी, एहतियात करें। हमें इजाजत दें, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।